जी कौन होते हो ट्रैक पर लाने वाले में? सही हेलो मिस्टर भदौरिया, गेट आउट। मिस्टर भदौरिया, गेट आउट। चुप रहो, तुम चुप रहो। गेट आउट, गेट लो, हटाओ इस आदमी को विंडो से, हटाओ इसको, गेट आउट, गेट लो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अयोध्या में नाबालिग गैंग रेप के मामले में योगी सरकार ने सख्ती दिखाई है। थानेदार और चौकी प्रभारी को निलंबन के बाद अब रेप केस के मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। इस बीच पीड़ित बच्ची के परिजनों से सीएम योगी ने मुलाकात की है और वहीं सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है और इसी मुद्दे को लेकर डिबेट हो रही होती है। और इसी बीच एंकर द्वारा सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि आखिर सपा का कोई भी नेता अभी तक पीड़ित परिवार से मिलने क्यों नहीं गया, और इस पर अनुराग भदौरिया द्वारा तो चुप्पी साध लिया जाता है और वहीं यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आगे एंकर से बदतमीजी करने लगते हैं। फिर क्या था, एंकर ने उन्हें फटकार लगाते हुए डिबेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। खैर इस वीडियो पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी अपना रिएक्शन देते हुए लिखा, बहस, बदतमीजी और बेइज्जती। खैर इस वीडियो में आगे जो कुछ हुआ आगे इस वीडियो में देखते हैं। वहां पर मौजूद था, उसने कहा कि पुलिस चौकी मेरे घर में चल रही है, तुम क्या कर लोगी, इतने दिन से घूम रही हो, कुछ हुआ क्या, ज्यादा इधर उधर जाओगी तो बेटी के टुकड़े टुकड़े करवा के फेंक दूंगा। ये उस पीड़ित मां का बयान है। आप समझ रहे हैं उसकी मनोस्थिति क्या होगी भदौरिया जी? आप इस मामले पर नहीं, आप बोलिएगा। आप ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी सरकार ने क्या मांग की थी, क्या हम सत्ता में थे किसी के डीएनए टेस्ट की? तो अगर उन्होंने मांग नहीं की थी तो आपने करवाया कितने लोगों का डीएनए टेस्ट, आप ये बता दीजिए। चलिए, नहीं मांग की थी। अरे हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं ना। अगर उसकी मां ने कहा जैसे आप कह रहे हो तो इसके मतलब पुलिस सिस्टम फेलियर हो चुका है उत्तर प्रदेश का, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था मर चुकी है। अगर कानून व्यवस्था जिंदा होती तो कार्रवाई उसी समय होगी होती। तो आपके नेताओं के भीतर इंसानियत जिंदा है, आपके नेताओं के भीतर इंसानियत जिंदा है, कानून व्यवस्था मर गई। चलिए 2012 में मोइन खान के घर में पुलिस चौकी खुली जब सत्ता में आप थे, मान लिया कानून व्यवस्था मर गई। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं भदौरिया जी, क्या आपके नेताओं में इंसानियत जिंदा है, समाजवादी पार्टी में इंसानियत जिंदा है? आपका प्रतिनिधिमंडल अभी तक मुलाकात करने के लिए क्यों नहीं गया उस पीड़ित परिवार से? अरे सवाल आप मुझसे कितने पूछोगे, जवाब देना बीजेपी से पूछते तो आज मैं आपको सैल्यूट करता। गजब हाल है। आपके नेता के ऊपर आरोप लगाया, आप कह रहे हैं मैं सवाल बीजेपी से पूछूं। आप ये कह रहे हैं पुलिस सिस्टम मर गया है ना, मान लिया मर गया है, आपके भीतर इंसानियत जिंदा है, आपके नेताओं के भीतर इंसानियत जिंदा है। कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया? मैं बोल तो रहा हूं और क्या बोलने तो दोगे? प्रभु क्या एजेंडा चलाओगे? बोलने नहीं दोगे? प्रभु अबू मत करिए ना, हम कोई एजेंडा चला रहे हैं। हम आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कोई, अरे सुन लीजिए भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी का कोई नेता अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया? अरे एक ही बार पूछ रहे हो बार बार यार, क्योंकि आप एक ही बात का बार बार जवाब नहीं दे रहे हो ना। आप एक ही बात का बार बार जवाब नहीं दे रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, आप एक ही बात का बार बार जवाब नहीं दे रहे हो। और जवाब दे रहा हूं ना, तो दीजिए जवाब ना, क्यों नहीं गए मुलाकात करने? आप चापलूसी बंद करेंगे तब तो जवाब दूंगा ना। चापलूसी ओपलूसी हम नहीं कर रहे भदौरिया जी, चापलूसी आप लोग करते होंगे और तभी यहां तक पहुंचे हैं, समझ रहे हैं? तो आपके सर्टिफिकेट की जरूरत हमको नहीं है, हम किसी की चापलूसी करके यहां तक नहीं पहुंचे। मैंने छोड़ दीजिए चापलूसी और 1 to 1 मत करिए। मैं आपसे सीधा सा सवाल कर रहा हूं, आप लोग मुलाकात करने क्यों नहीं गए? आप मुझे बोलने दीजिए, होगी ना, सवाल हो गया, आप तो नहीं है सवाल। अरे बोलिए महाराज। नहीं एक सवाल और तो फिर बीच में टोकोगे ना, इसलिए कह रहा हूं। आप उल जलूल बोलेंगे तो टोकूंगा नहीं, उल जलूल नहीं बोल रहा हूं। सरकार भारतीय जनता पार्टी उल जलूल है, कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के पास उल जलूल। फिर टाल गए ना आप, फिर टाल गए। मैं फिर आपको टोक रहा हूं, अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई नेता पीड़ित परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया? नहीं उल जलूल है जो मैं बोल रहा हूं। मैं जो चैलेंज करता हूं उल जलूल हो तो आप जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। सरकार बीजेपी की नहीं है क्या? अरे मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना। अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई नेता मुलाकात करने क्यों नहीं गया पीड़ित परिवार से? आपने आरोपी को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला? बोलने क्यों नहीं दे रहे हो भाई? बोलने क्यों नहीं? और किसको बोलने दे रहा हूं? आपको ही तो बोलने दे रहा हूं ना। आप ईमान क्यों बेच चुके हो अपना, इतना मुझे बोलने नहीं दे रहे हो? अरे किसने ईमान बेचा है भदौरिया जी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं किसने ईमान बेचा है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं आप कह रहे हो एक रेप के आरोपी के बचाव में पूरी पार्टी उतर आई और आप कह रहे हैं कि ईमान बेच दिया है। रेप के एक आरोपी के बचाव में पूरी पार्टी उतर आई और आप कह रहे हैं ईमान बेच दिया है। मेरी बात तो सुनो, ईमान आप बेचे पड़े हो, बोले नहीं दे रहे हो। ईमान मोइन खान ने बेच दिया है और उसके बचाव में जो लोग उतरे हैं उन्होंने बेच दिया भदौरिया जी। अवधेश प्रसाद के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है और समाजवादी पार्टी का कोई नेता अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने नहीं गया। आप ज्ञान दे रहे हैं हमको, ठीक है ओके। आप उल जलूल बोलोगे तो हम नहीं बोले देंगे आपको। समाजवादी पार्टी अभी तक पीड़ित परिवार के पास क्यों नहीं गई? आप सरकार की चापलूसी कर रहे हो क्योंकि सरकार को बचाना चाहते हो आप। सरकार की मुझे तरस आ रहा है, जो लोग देख रहे होंगे इस वक्त ना वो भी हैरान होंगे। एक सीधे से सवाल का आपसे सीधा सा जवाब नहीं दिया जा रहा है। अनुराग भदौरिया एक सेकंड ठंडक रखिए, आप ही बोलिएगा, आप ही बोलिएगा। मैं फिर से सवाल को पिरो रहा हूं। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी का कोई नेता पीड़ित परिवार से अभी तक मुलाकात करने क्यों नहीं गया? हाथ हम समझ जोड़िए, उस पीड़ित परिवार से जाकर जोड़िए। अरे मुझे बोलने दोगे कि नहीं? अरे बोलिए ना। तो आप चुप मारिए, थोड़ी देर चुप मारिए, थोड़ा ईमान। आप ट्रैक पर आइए, आप ट्रैक पर आइए और ईमान पर बात करिए जी। कौन होते हो ट्रैक पर आने वाले में? सही हेलो मिस्टर भदौरिया, गेट आउट। मिस्टर भदौरिया गेट आउट। उल जलूल मत बोलिए यहाँ पर। अबे तबे की भाषा इस्तेमाल मत करिए, आप समझ रहे हैं? अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए मिस्टर भदौरिया। आप होंगे पत्रकार, अपने घर के पत्रकार होंगे। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, अगर तमीज से बात करेंगे तो आप इस पैनल में रहेंगे, वरना दफा हो जाइए यहाँ से। आपकी जरूरत नहीं है मुझे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए यहाँ पर। मैं फिर बता रहा हूँ आपको।
अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। आप बोलिए ट्रैक पर आकर बोलिए, आप बोलिए ट्रैक पर आकर बोलिए। आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। चुप रहो, तुम चुप रहो। गेट आउट, गेट लॉस्ट। हटाओ इस आदमी को विंडो से, हटाओ इसको। गेट आउट, गेट लॉस्ट। खरीदार अनुराग भदौरिया की बदतमीजी के लिए एंकर ने उन्हें डिबेट से बाहर भगा दिया, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार भी वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए नई तैयारी में जुट गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार संसद में वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करने वाली एक बिल पेश करने वाली है। इस बिल के मुताबिक सरकार वक्फ बोर्ड के उन अधिकारों पर लगाम लगाना चाहती है जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देती है। दरअसल शुक्रवार को हुई कैबिनेट के बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधनों पर चर्चा की गई, जिसके बाद बिल में प्रस्तावित संशोधनों के मुताबिक वक्फ बोर्ड द्वारा जिन संपत्तियों पर दावा किया जाएगा उसको अनिवार्य रूप से सत्यापित किया जाएगा। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड में जो भी विवादित संपत्ति है उसके लिए बिल में अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव रखा गया है। खैर, आप जानना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है, इसका गठन क्यों हुआ था और इसके पावर्स क्या है, तो दैनिक जागरण की इस एपिसोड को देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब कि अगर मैं एक दिन सुबह उठती हूँ, मुझे पता चलता है कि ये वक्फ बोर्ड में मेरा घर या मेरी प्रॉपर्टी जा रही है, तो मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं है। आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको पता चलेगा 20-30 साल बाद। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ चंद्रशेखर आजाद पार्क का, प्रयागराज, जहाँ पे चंद्रशेखर जी ने शहादत दी थी। उस पार्क को वक्फ संपत्ति घोषित कर दी। ज्ञानव्यापी के केस में जो ज्ञानव्यापी मंदिर है उस पूरे परिसर को आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर रखा है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में कहते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो पूरा मंदिर है, जो हमारी शाहिद का मस्जिद है, वक्फ संपत्ति है। बहुत सी ऐसी संपत्ति जिसमें जबरन कब्जा करके बैठे हैं, वक्फ डीड है नहीं। डिफेंस और रेलवे के बाद थर्ड हाईएस्ट नंबर पे जो लैंड ओनर इन द कंट्री है वो वक्फ बोर्ड है, और ये 2007 के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आंकड़े हैं। कितनी प्रॉपर्टीज होंगी अभी प्रेजेंट करेंटली वक्फ मतलब बोर्ड अगर के इसको ऐसे आका जाए तो एक सेपरेट पाकिस्तान की करीब जमीन इनके पास इतनी तो बनी गई है। खैर, इस भी डीएमके नेता श्री शंकर द्वारा भगवान श्री राम के अस्तित्व को लेकर विवादित बयान दिया गया है, तो वहीं राधिका खेड़ा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डीएमके नेता की क्लास लगाई है। इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी और इंडी गठबंधन पर हमला बोला है और उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, कांग्रेस नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन का घिनौना हिंदू सनातन व राम जी की विरोधी चेहरा फिर उजागर। तमिलनाडु परिवहन मंत्री श्री शंकर व डीएमके नेता एलन गोवन ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया है। उन्होंने आगे लिखा, राहुल गांधी का रामद्रोही गैंग व उनका पूरा गिरोह हिंदू धर्म को अपमान करने से नहीं चूकता। इसी के साथ उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कुछ यूं कहा, कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन का हिंदू सनातन और राम विरोधी घिनौना चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। कुत्सित मानसिकता के शख्स तमिलनाडु के परिवहन मंत्री है, नाम है एस शिवशंकर। वो कहते हैं कि राम जी के भगवान होने के अस्तित्व का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, इसीलिए प्रभु राम की पूजा ही नहीं होनी चाहिए। अरे भस्मासुर, कण कण में बसे प्रभु राम पर सवाल उठाने से पहले एक बार अपने नाम का तो ख्याल कर लेते, जिसमें शिव भी है और शंकर भी। हिंदुओं से नफरत में डीएमके के एक और नेता पीछे पीछे भागे चले आ गए, एलन गोवन। आज उन्होंने कहा कि श्री राम तो साधारण इंसान है। आखिर तुम विधर्मियों को श्री राम के प्रताप और महिमा का पता भी कैसे होगा? देश अच्छी तरह समझ रहा है कि जब तुम्हारे रामद्रोही गैंग के अगुवा राहुल गांधी अपने फायदे के लिए हिंदू धर्म को संसद में हिंसक बता सकता है, मजहबी तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस वाले श्री राम को मानने से इनकार कर सकते हैं, अयोध्या में राम मंदिर में राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकरा सकते हैं, तो उनका पूरा के पूरा गिरोह भी उसी अधर्म को ही आगे बढ़ाएगा। धर्म विरोधियों की चाटुकारिता करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे प्रियांक खड़गे, कर्नाटक के मंत्री, वो कैसे पीछे रह सकते हैं? उन्होंने तो हिंदू और सनातन परंपराओं को ही बीमारी बता दिया था। कर्नाटक के कांग्रेस के एक और मंत्री सतीश जारखोली, वो तो कहते हैं हिंदू शब्द ही गंदा है, वल्गर है। ये पहली बार नहीं है जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और उनके पार्टी के नेताओं ने सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी बयान दिए हैं। स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने तो मानो हिंदू धर्म को ही खत्म करने की कसम खाई हुई है। कुछ महीने पहले ही स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने हिंदू धर्म की तुलना सनातन धर्म की तुलना कोरोना, मलेरिया जैसे बीमारियों के साथ करी थी। सोनिया गांधी के रिमोट से चलने वाली यूपीए सरकार में मंत्री डीएमके के नेता ए राजा, वो भी कई मौकों पर हिंदू विरोधी बयान दे चुके हैं। मोदी जी के विरोध के नाम पर बना इंडी गठबंधन हमेशा से प्रभु श्री राम और हिंदू विरोधी रहा है। लेकिन इंडी गठबंधन वालों सुन लो, रावण ने भी ऐसे ही गलती की थी, श्री राम की शरण में जाने की बजाय उन्हें ही चुनौती दे दी थी। हश्र क्या हुआ वो हर कोई जानता है। लगता है कि इंडी गठबंधन वाले अपने सियासी दहन की अब तैयारी कर रहे हैं। इससे अधिक वीडियोस के लिए और महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।